नमस्कार, मैं रवीश कुमार। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में परीक्षा, कॉपी चेकिंग और पेपर लीक की बात नहीं की। इस बात को लेकर नाराज नहीं होना चाहिए, बल्कि आश्वस्त होना चाहिए कि जब 13 साल में परीक्षा व्यवस्था ईमानदार और पारदर्शी नहीं हो सकी, तो चर्चा करने या नहीं करने से सुधार नहीं हो जाएगा। उनके पास 13 साल का समय था। इस दौरान परीक्षा और पेपर लीक का मामला कई बार आया भी। कई बार छात्र सड़क पर आए, पुलिस की लाठियां खाकर लौट भी गए, तब भी परीक्षा व्यवस्था सुधर नहीं सकी। तो मन की बात में बेल के शरबत की जगह परीक्षा पर बात करने से कुछ ठीक नहीं हो जाता। इस वीडियो में आगे बढ़ने पर आप यह भी जानेंगे कि जिन कोचिंग वालों का विज्ञापन भारत के गोदी मीडिया में रोज छपता है, जिन गोदी चैनलों में कोचिंग के टीचर हीरो की तरह बुलाए जाते हैं, अब अचानक माफिया कहने के बाद क्या उनका विज्ञापन छापना बंद कर देंगे? इस पर भी बात कर लेंगे। पहले बात करेंगे वेदांत श्रीवास्तव, सार्थक सिद्धांत और निसर्ग अधिकारी की। 19 साल का निसर्ग एथिकल हैकर है। टीवी पर अपना चेहरा नहीं दिखाता, मगर सीबीएसई के सिस्टम को उसने एक्सपोज कर दिया है। सार्थक सिद्धांत ने सीबीएसई के टेंडर का पूरा इतिहास निकाल दिया। वेदांत ने ट्विटर पर आकर बता दिया उसे जो कॉपी दी गई उसकी नहीं थी। बाद में सीबीएसई को सुधार करना पड़ा। सिद्धार्थ, राइलेन अनिल, तीर्थ परमार भी छात्र हैं। इन्होंने भी सीबीएसई पर कई सवाल उठाए। विपक्ष नहीं, बच्चे बता रहे हैं कि धांधली हुई है। बच्चों से यह सरकार कैसे नजर मिलाएगी? अगर जरा भी शर्म होती तो शिक्षा मंत्री से लेकर सीबीएसई के चेयरमैन को बर्खास्त कर दिया जाता। प्रधानमंत्री के कार्यकाल पर किताबें लिखने वाले पत्रकारों को बताना चाहिए कि भारत के इतिहास में कब ऐसा हुआ है जब बच्चों ने अपनी जान, अपना करियर जोखिम में डालकर किसी सरकार को इस तरह एक्सपोज किया है। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, चंद्रशेखर, वीपी सिंह, देवेगौड़ा, आई.के. गुजराल, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह, इनमें से किसके कार्यकाल में ऐसा हुआ कि 18-19 साल के छात्रों ने उनकी नीतियों की, कार्यशैली की पोल खोल दी हो? भारत में अभी तक 15 प्रधानमंत्री हुए। नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जिनके कार्यकाल के 13वें साल में 12वीं के बच्चे उन्हें एक्सपोज कर रहे हैं। इससे शर्मनाक क्या हो सकता है? प्रधानमंत्री मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे जिनकी सरकार को बच्चों ने इस तरह सरेआम एक्सपोज कर दिया, जिनके मां बाप सरकार की हर गलती पर धर्म की राजनीति, मुसलमानों के खिलाफ नफरत की चपेट में आकर पर्दा डालने में लगे रहते हैं। उन्हीं के बच्चे सामने आकर बता रहे हैं सीबीएसई में क्या हुआ और सीबीएसई क्या नहीं बता रही। सीबीएसई को खुद से क्यों नहीं बताना चाहिए था कि उसके भीतर किस तरह की गड़बड़ियां पाई गई हैं? इन बच्चों को एंटी नेशनल और पाकिस्तानी तक कह दिया गया। उस सोरोस को भी ले आया गया जिसे हर बार ले आया जाता है। इन बच्चों ने कितनी सहजता से इन बातों को नकारा है। मोदी सरकार के समर्थकों का तंत्र और गोदी मीडिया सोरोस, पाकिस्तान से जुड़कर सवाल करने वालों को डरा ही देता है, लेकिन इन बच्चों ने उस डर को हंसी में उड़ा दिया। राहुल गांधी के साथ बात करना इनके लिए बहुत साहस की बात है। आज के भारत में यह किसी बगावत से कम नहीं। राहुल गांधी से मिलने के नाम पर पत्रकार तक ठिठक जाते हैं। इस सरकार के दौर में विपक्ष के नेताओं को सामाजिक रूप से काटने की हर संभव कोशिश की गई, लेकिन इन बच्चों का राहुल गांधी के पास जाना, राहुल गांधी का इन बच्चों को अपने पास बुलाना बड़ी घटना है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी का इन बच्चों को नजरअंदाज कर देना बहुत बड़ी घटना है। नेता प्रतिपक्ष से बात कर इन बच्चों ने देश में बनाए गए डर को भी चैलेंज कर दिया कि वे अपनी बात कहने के लिए किसी के पास जा सकते हैं और किसी से भी सवाल कर सकते हैं। सोरोस आ गया इसमें बीच में। पाकिस्तान, सोरोस, एवरीबॉडी इज कम। They started calling us anti-national and Pakistani. 17 साल के डीप स्टेट एजेंट्स। भैया दिखाओ, टेररिस्ट के चेहरे दिखाओ जरा। जब मैं शीट देखता हूँ फिजिक्स की, उसका मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया था, उसमें मेरे अच्छे नंबर नहीं आए, तो उसके पास हमारे पास ऑप्शन था कि अगर आपको अपने नंबर कम आते हैं तो आप करते हैं अप्लाई फोटो कॉपी के लिए। लेकिन उसका जब मैं खोलता हूँ मेरी फोटो कॉपी, यहाँ मेरी हैंड राइटिंग थी, लेकिन अब जैसे मैं क्वेश्चन करता हूँ, मैं जाता हूँ नीचे एक बार खोलता हूँ फोटो कॉपी अपनी, तो यहाँ से मेरी किसी और की हैंड राइटिंग होती है।
तो इसके बाद मैंने देखा कि ये मेरी शीट नहीं है, तो अपना मैं इशू लेके आया एक्स पर। ओगो का सपोर्ट आया कि ये तो एकदम हटके केस हो रहा है। बट जब इस पे पब्लिक अप्रोच इतना बढ़ने लगा तो हमें शांत कराने के लिए, बिकॉज दे थॉट दैट वी आर सम डीप स्टेट agents that are trying to create unrest in India. 17 साल के डीप that स्टेट are why एजेंट्स। डीप स्टेट क्या होता है भाई? Soros is. सोरोस आ गया इसमें बीच में। पाकिस्तान, सोरोस, everybody has come. They started calling us anti-national and Pakistani. Then after So that, that's crazy, that is very crazy. you know. That is not right. And you're students. I mean, you've got nothing to do with anything. You're asking for your answer sheet. That's all. Now suddenly you've become anti-nationals. You have to accept the problem if you want to solve the problem. Right. You're just refusing to accept that the problem. You're blaming the poor kids and saying, you know, you're deep state, you're spies or terrorists. That we are trying to create unrest in India. हाँ, Terrorists भी बोला। सब बोल चल, दिया। शाबाश। इससे दुखद और शर्मनाक क्या हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी दावा करते हों उनकी सरकार में फैसले पारदर्शिता के साथ लिए जाते हैं, भ्रष्टाचार खत्म हो गया और देश के बच्चे ही उन्हें गलत साबित कर रहे हैं। ध्यान रखिए, ये बच्चे हैं, पत्रकार और नेता प्रतिपक्ष नहीं। अगर भारत के प्रधानमंत्री मोदी इस एआई इमेज में दिखाए गए तस्वीरों की तरह इन तीनों बच्चों को फोन कर शाबाशी नहीं दे सकते, उन्हें बुलाकर चर्चा नहीं कर सकते, उनके साथ सेल्फी नहीं खिंचा सकते, तो इसका मतलब है वे भी इन बच्चों को विरोधी की तरफ देख रहे हैं और तीनों के खिलाफ लगते हैं। इससे बड़ी डरावनी बात क्या हो सकती है कि देश की सरकार इन 3-4 बच्चों से किनारा करने लग जाए। इन बच्चों को इतनी तो उम्मीद होनी चाहिए कि सीबीएसई की सर्वर से लेकर टेंडर की पोल खोल दी है, अब सरकार बुलाएगी, शाबाशी देगी, इनाम देगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। हम देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री और सीबीएसई इन बच्चों से दूरी बना रहे हैं। 18 साल के सार्थक सिद्धांत रांची में रहते हैं। इन्होंने वो काम कर दिया जो गोदी एंकर किसी जन्म में करने की सोच नहीं सकते। सार्थक ने सीबीएसई के टेंडर की एक एक शर्तों को खंगाल डाला है। सार्थक के स्कूल को अपनी दीवार पर बड़ा सा पोस्टर लगाना चाहिए कि सार्थक सिद्धांत जैसा छात्र उसके यहां का है, मगर स्कूल भी ऐसा नहीं कर पाएगा। करेगा तो जांच एजेंसियां छापा मारेंगी, स्कूल और प्रिंसिपल का नामो निशान नहीं बचेगा। आज के भारत में ऐसी कल्पना की जा सकती है, यही दिन रात होता रहता है। बहरहाल सार्थक ने दिखाया कि 1 साल के भीतर सीबीएसई ने अलग अलग टेंडर में शर्तों को बदलना शुरू किया ताकि कोएम्ट को टेंडर मिल जाए। अगर शर्तें कमजोर नहीं की जाती तो कोएम्ट को टेंडर नहीं मिलता। कंपनी का टर्नओवर कितना होगा, इसे लेकर सीबीएसई के टेंडर में बदलाव हुआ। रिकॉर्ड से पता चलता है शुरुआती टेंडर में वित्त वर्ष 2021 से 23 के बीच 50 करोड़ के टर्नओवर की शर्त रखी गई। इस शर्त के हिसाब से कोएम्ट कभी भी टेंडर हासिल नहीं कर पाती क्योंकि वह 14% के मार्जिन से फेल कर रही थी। एक कंपनी ने मांग की कि 50 के बजाय 30 करोड़ की शर्त रखिए, लेकिन टेंडर को कैंसिल कर दिया गया। नए टेंडर में वित्त वर्ष 2022 से लेकर 24 का रिकॉर्ड मांगा गया। इस कारण बहुत सी छोटी कंपनियां टेंडर के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई, लेकिन कोएम्ट ने इस शर्त को मात्र 1.7% के मार्जिन से पूरा कर लिया। सार्थक का सवाल है कि टर्नओवर की सीमा क्यों बढ़ाई गई, जबकि उसे कम रखने से और भी कंपनियां टेंडर के लिए अप्लाई कर पाती। मैं एक निसर्ग अधिकारी नाम के एथिकल हैकर जिसने सीबीएसई का ओएसएम पोर्टल हैक किया था, उसके साथ ग्रुप चैट में था। ग्रुप चैट में संजय मौर्य फ्रॉम हिंदुस्तान टाइम्स भी थे और हम तीनों एक साथ सर्च कर रहे थे कि सीबीएसई के जो ओएसएम पोर्टल है उनमें क्या क्या खामियां हैं। तो मुझे निसर्ग ने बताया कि ये जो ऑनमार्क प्लेटफॉर्म है ये कोएम्ट एजुटेक द्वारा बनाया गया है और ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में यूज़ होता है। जीटीयू में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, फ्रैगमेंटेड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो रहे हैं उनमें यूज़ होता है ये। और ये बहुत ही वल्नरेबल प्लेटफॉर्म है। ऑब्वियसली मेरा मन किया कि जानने का कि सीबीएसई ने एक वल्नरेबल प्लेटफॉर्म को क्यों टेंडर दिया। तो जब मैं टेंडर डॉक्यूमेंट्स पढ़ने गया तो मुझे 3 टेंडर्स मिले। तब पता चला कि 3 में से 2 टेंडर कैंसिल हुए, तब तीसरे में सीबीएसई ने फाइनली अलॉट किया इसको कोएम्ट एजुटेक को।
और जब मैंने पहले टेंडर के तो मुझे RFP या डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले, सिर्फ डेट मिला। लेकिन जब मैंने मई 2025 के और अगस्त 2025 के टेंडर्स को कंपेयर किया तो मुझे बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज मिली। जो पहले तो मुझे लगा कि मैं इसको ट्विटर पे एक पोस्ट करके डाल देता हूँ, लेकिन जब मुझे बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज मिलने लगी तो मैंने ये बात संजय मौर्य को बताई। उन्होंने फिर मेरे साथ बहुत सारी अलग अलग डिस्क्रिपेंसीज खोजी और फिर इसके बाद हम लोग, मतलब मैंने अपने से एक ब्लॉग लिखा, उन्होंने एक स्टोरी लिखी और इसको हम लोगों ने पब्लिश किया कि टेंडर में ये प्रॉब्लम्स हैं। और यही बस इसी कारण बस मैंने ये ब्लॉग लिखा, जब मुझे लगा कि इसे एक वाइडर ऑडियंस के पास आने की ज़रूरत है ताकि थोड़ी सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आए। सार्थक जैसे छात्र को यह काम करना ही था, जैसे नेता प्रतिपक्ष को या विपक्ष के नेताओं को अपनी बात पहुंचाने के लिए अपना वीडियो खुद बनाना पड़ता है। इसीलिए भी कि गोदी मीडिया उनकी बातचीत को, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को अपने चैनलों पर ना के बराबर दिखाता है। जनता भी अब यही करती है, आंदोलन करती है, अपना वीडियो बनाकर वायरल कराती है। मीडिया कभी जाता है, कभी नहीं जाता, मगर पब्लिक अखबारों को हर महीने पैसे देती है, केबल वालों को पैसे देती है। सवाल है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्थक के सवालों का जवाब सामने से दे सकेंगे, बता पाएंगे कि कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों से यह बात क्यों हटाई गई कि कंपनी को ब्लैक लिस्ट नहीं किया जाएगा। यह सवाल बार बार पूछने की जरूरत है कि 13 साल तक लगातार प्रधानमंत्री के पद पर रहे व्यक्ति में क्या इतनी उदारता है कि आगे बढ़कर इन छात्रों का हौसला बढ़ाएं, फोन करें, शाबाशी दें। प्रधानमंत्री छोड़िए, क्या शिक्षा मंत्री इन्हें गले लगा सकते हैं? अगले साल जब परीक्षा पर चर्चा होगी तो नजर रखिएगा दो बातों के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निसर्ग, वेदांत और सिद्धांत का शुक्रिया अदा करते हैं या उनका मजाक उड़ाते हैं। इस बार प्रधानमंत्री ने गर्मी से बचने के उपाय मन की बात में बताए। अगली बार क्या पता नहाने के भी उपाय बताने लग जाएं और अंकिलों के बीच ये चर्चा चल जाए कि अब जाकर उन्हें सही तरीके से नहाना पता चला है। परीक्षा के समय बालों में सरसों तेल लगाकर पढ़ना चाहिए, इस तरह के उपदेश प्रधानमंत्री की तरफ से आ जाएं तब हैरान मत होइएगा। प्रधानमंत्री मोदी यह नहीं बता रहे कि मेडिकल की परीक्षा का पेपर कैसे लीक हो गया, मगर जरूर बता रहे हैं कि गर्मी में क्या पीना चाहिए, इस पर ज्ञान दे रहे हैं। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए। आपने सर्ट इनका जिक्र सुना होगा, CERTIN। इसका पूरा नाम है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। इसका काम है साइबर सुरक्षा पर नजर रखना, कमी नजर आते ही ठीक करना। भारत में इतनी IT कंपनियां हैं, IT एक्सपर्ट हैं, आता तो सबको होगा, मगर डर के कारण लोगों ने वहां तक सोचना बंद कर दिया है जहां तक निसर्ग की सोच चली गई, सिद्धांत की नजर चली गई। 19 साल का निसर्ग अधिकारी एथिकल हैकर है। निसर्ग ने बहुत पहले CBSE और सर्ट इनको जानकारी दे दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। CBSE ने अपने डेटाबेस को Amazon वेब सर्विसेज पर शिफ्ट करने की बात कही तो निसर्ग ने दिखा दिया कि यह भी ठीक से नहीं हुआ। छात्रों की आंसर शीट अभी भी कोई भी देख सकता है। निसर्ग की हैकिंग से पता चलता है कि कई यूनिवर्सिटी का एग्जाम पोर्टल आराम से एक्सेस किया जा सकता है। किसी भी छात्र और शिक्षक की डिटेल में बदलाव कर सकते हैं, पास को फेल करा सकते हैं, किसी को टॉप करा सकते हैं। निसर्ग ने बता दिया कि जिस क्लाउड स्टोरेज में CBSE ने छात्रों के डॉक्यूमेंट, इमेज और डेटा को स्टोर किया, उसे कोई भी एक्सेस कर सकता है। यानी छात्रों ने परीक्षा में जो लिखा है, जिस डेटा को CBSE के पास सुरक्षित रखे जाने की उम्मीद की होगी, उसे कोई भी निकाल कर देख सकता है। इसी तरह की छानबीन सिद्धार्थ नाम के एक और एथिकल हैकर ने की। पूरा ब्लॉग पोस्ट लिखा है, कोएम्ट का डेटा सुरक्षित नहीं। जब निसर्ग और सिद्धार्थ ने ट्विटर पर आकर सारी बातें बताई, तब जाकर CBSE ने स्वीकार किया दावे सही हैं। CBSE को शुक्रिया अदा करना पड़ा है। शुक्रिया अदा करते समय CBSE ने निसर्ग या सिद्धार्थ का नाम तक नहीं लिखा, केवल एथिकल हैकर लिखा। क्या यह बात किसी को भी गलत नहीं लगी होगी? अगर कई एथिकल हैकर थे तब भी उन सभी का नाम लेना चाहिए था। निसर्ग और सिद्धार्थ का तो लिया ही जाना चाहिए था। राहुल गांधी ने CBSE के छात्रों के साथ बात की, वीडियो बनाए और उसे ट्वीट भी किया।
YouTube पर भी अपलोड किया है। नेता प्रतिपक्ष और क्या कर सकते हैं? आप किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर देखिए, इसकी चर्चा नहीं हो रही होगी। क्या गोदी मीडिया ने उनके वीडियो चलाए, वह भी आप देख सकते हैं। राहुल गांधी ही क्यों छात्रों से बात कर रहे हैं? बीजेपी के सांसद कहां हैं? शिक्षा मंत्री कहां हैं? वे क्यों नहीं छात्रों से बात कर रहे? जनता के बीच जाकर उनकी समस्या को सुनने और आगे बढ़ाने का काम क्या केवल राहुल गांधी का ही है? बाकी सांसद और मंत्री क्या कर रहे हैं? नीट यूजी की परीक्षा में पेपर लीक से हताश सीकर के एक छात्र प्रदीप मेघवाल ने अपनी जिंदगी को विराम दे दिया। राहुल गांधी उनके परिवार से मिले, बात की। परीक्षा व्यवस्था में युवाओं का विश्वास खत्म होता जा रहा है। कोई सरकार चैन से कैसे बैठ सकती है? यह संजय सिंह हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद। इन्होंने ट्विटर पर वीडियो जारी कर अपनी तरफ से दावा किया है कि प्रयागराज के सर्किट हाउस में छात्रों से परीक्षा को लेकर बातचीत कर रहे थे। तभी हॉल के भीतर अपर जिलाधिकारी एडीएम सिटी सत्यम मिश्रा, डीसीपी सिटी मनीष कुमार शांडिल्य पुलिस के साथ पहुंचे, कार्यक्रम को रोकने का प्रयास किया। अमर उजाला की रिपोर्ट है कि इस दौरान सर्किट हाउस के बाहर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। संजय सिंह ने कहा कि वे विशेषाधिकार कमेटी में इस बात की शिकायत करेंगे। इंदौर बैठ के बातचीत करना भी यहाँ मुश्किल है क्या उत्तर प्रदेश में? इसमें आपकी कहाँ जरूरत आ गई? मतलब कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है क्या यहाँ? आपके एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी पे लोग हंसेंगे। बंद कमरे में यहाँ क्या जरूरत है? इस वीडियो के आखिर से लगता है कि बाद में कार्यक्रम होने भी दिया गया, क्योंकि अधिकारियों के जाने के बाद नेता फिर से अपनी बात कहने लगे। राहुल गांधी ने सीबीएसई को जेब कतरा कहा है कि गलती सीबीएसई की है तो छात्रों से दोबारा कॉपी देखने और जांच की मांग करने पर फीस कैसे ली जा सकती है? क्या यह बात गलत है? एक बच्चे को 2000 तक फीस भरनी पड़ी है। राहुल गांधी ने एक सवाल पूछा है कि 4 लाख बच्चों ने स्कैन कॉपी देखने दोबारा जांच की मांग की है, तो इससे सीबीएसई की कमाई कितनी हुई? उन्होंने लिखा है कि जब शिक्षा को सेवा नहीं कारोबार बना दिया जाए तब गलती सुधारी नहीं जाती, बढ़ाई जाती है। और इसकी सबसे बड़ी कीमत हमारे बच्चे चुका रहे हैं, अपने समय से, अपने आत्मविश्वास से और अपने भविष्य से। ट्विटर पर यह एक ट्वीट मिला। 12वीं के इस छात्र ने अपना नाम शिवराज मेहता लिखा है। शिवराज ने लिखा है, फिजिक्स में जब कम नंबर आए तो अपनी उत्तर पुस्तिका के लिए आवेदन किया। आज मुझे कॉपी मिली, मैं बिखर गया हूं क्योंकि जो कॉपी दी गई है मेरी नहीं है, मेरी लिखावट भी नहीं। मेरे साथ साथ परिवार के लोग, टीचर, जो भी मुझे जानते हैं, सब परेशान हो गए। Huge amount of money is involved. If evaluation is not happening properly, why I have to give money for re-evaluation? How many people who applied for re-evaluation? 25% of students have applied for re-evaluation this year. This is the first. And how many of them have they said something was wrong? 2.5 लाख टोटल बच्चे फेल हुए हैं। तो जितने भी बच्चों ने री-इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करा है, बहुत लोगों को तो शीट्स मिल चुकी हैं। जो लोगों को शीट्स मिल चुकी हैं वो वेट कर रहे हैं कि अब वो री-इवैल्यूएशन का पोर्टल वापस से खुले, जो मेरे ख्याल से 1 जून को खुलेगा, तो वो बता पाएंगे कि उनकी कहाँ कहाँ पे वो क्वेश्चंस के लिए अप्लाई कर पाएंगे। बहुत बच्चों को भी शीट्स मिली भी नहीं है। पॉइंट ये है कि शीट्स मिलने का टाइम खत्म हो चुका है। मेरी 2 में बैक आई है। उसके बाद फिर मैंने फोटोकॉपी के लिए अप्लाई करा था, पर मैंने जितनी भी बार मैंने अप्लाई करा, मैंने अपना और मेरी फ्रेंड का अप्लाई करा था, उसका तो हो गया, पर मेरी पेमेंट का इशू आ रहा था बार बार। अभी तक नहीं हुआ? नहीं। This is what we are seeing, not just in NEET, in CBSE, everywhere, that you have financialized the education system. The second is over-centralization. So you've taken the whole system and you've centralized the whole system. So if there's a problem, it's a critical failure of the system. Whereas if you have a decentralized system, then one node fails, another node fails, you can still manage it. So there's a structural problem now in the Indian education system. आप इस तनाव की कल्पना कीजिए। इंडियन एक्सप्रेस में विदिशा कुंठमल्ला और श्रीनिवास जान्याला की रिपोर्ट है कि सीबीएसई ने अब तक 5000 स्कैन कॉपियों की पहचान की है जो ब्लर हैं, देखे नहीं जा सकते साफ साफ। 23 ऐसे छात्रों की पहचान की है जिन्होंने री एवेल्युएशन के लिए अप्लाई किया, लेकिन उन्हें किसी दूसरे छात्र की कॉपी मिल गई। यह वह छात्र हैं जिनकी पहचान हो गई है, मगर ऐसे कई छात्र होंगे जिनकी पहचान नहीं हो पाई हो,
जो अप्लाई भी ना कर पाए हों, उन छात्रों का क्या होगा? इतने सारे छात्रों की कॉपियों में गड़बड़ियां हैं, वह भी सीबीएसई की गलती के कारण। जिस कंपनी को उसने टेंडर दिया उसकी वजह से, तब फिर इन छात्रों से फीस क्यों ली गई? उस कंपनी पर कितनी पेनल्टी लगाई गई? हिंदुस्तान टाइम्स के संजय मौर्य सीबीएसई के मामले को लगातार ट्रैक कर रहे हैं। 1 जून को उन्होंने रिपोर्ट किया कि सीबीएसई ऑन स्क्रीन मार्किंग करवाने वाली कंपनी कोएम्प्ट एडुटेक को ब्लैक लिस्ट नहीं कर सकती है, मगर जुर्माना लगा सकती है। क्यों नहीं कर सकती है ब्लैक लिस्ट? क्योंकि सीबीएसई और कोएम्प्ट के बीच साइन किए गए कॉन्ट्रैक्ट के तहत ब्लैक लिस्टिंग की शर्त हटा दी गई। ऑन स्क्रीन मार्किंग के लिए अगस्त में जो टेंडर निकला उसमें ब्लैक लिस्टिंग का क्लॉज था, लेकिन 20 सितंबर 2025 को जो टेंडर निकला उससे यह क्लॉज हटा दिया गया। इसके 2.5 महीने बाद कोएम्प्ट एडुटेक को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। इस नए कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार कोएम्प्ट पर जुर्माना तो लग सकता है, कई तरह के जुर्माने लग सकते हैं, लेकिन कंपनी को ब्लैकलिस्ट नहीं किया जा सकता। संजय मौर्य की रिपोर्ट के अनुसार सीबीएसई कोएम्प्ट पर जुर्माना लगाने की तैयारी कर रही है। राहुल गांधी ने कई आरोप लगाए हैं, यही कि जिस कंपनी को ठेका दिया गया उसमें बहुत कम लोग काम करते हैं। 17 लाख से अधिक छात्रों की कॉपी की स्कैनिंग का मामला क्या इतने कम कर्मचारियों से संभला होगा? एक आरोप यह भी है कि मोबाइल फोन से स्कैनिंग हुई होगी। सार्थक ने बताया है कि सीबीएसई के टेंडर में किए गए बदलाव में एक बदलाव टेक्निकल एक्सपर्ट के स्टाफ और स्कैनिंग की शर्तों को लेकर भी है। पहले के टेंडर में शर्त थी कि कंपनी में 100 से अधिक टेक्निकल एक्सपर्ट होने चाहिए, लेकिन बाद में बदल दिया गया कि सिर्फ 15 टेक्निकल एक्सपर्ट से भी काम चल जाएगा। 12वीं की परीक्षा में 17 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दी। क्या इतने बड़े काम के लिए 15 टेक्निकल एक्सपर्ट काफी हो सकते हैं? इससे भी बड़ी गड़बड़ी स्कैनिंग को लेकर है, जिसे सार्थक ने पकड़ा है। शुरुआती टेंडर में साफ लिखा है कि ऑटोमेटिक बुक और रोबोटिक्स स्कैनर से ही बच्चों की आंसर शीट स्कैन की जाएगी, लेकिन बाद में टेंडर में लिखा गया कि सफिशिएंट स्कैनर से काम चल जाएगा, यानी किसी भी प्रकार के स्कैनर से काम चलेगा। क्या इन्हीं शर्तों के कारण बच्चों को मिलने वाली स्कैन कॉपी ब्लर है, जिससे पढ़ने में दिक्कत हो रही? जिन छात्रों ने अपनी स्कैन कॉपी शेयर की है उनकी तस्वीरों में बगल में तार, स्टेपलर, पेन वगैरह दिखाई दे रहे हैं। कहीं कागज मुड़ा हुआ है, कहीं उठा हुआ। तो क्या लोगों ने अपने फोन से कॉपियों को स्कैन किया? क्या रोबोट स्कैनर का इस्तेमाल नहीं हुआ? यह कोई ऐसा मामला नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से बहस को भटकाने के लिए कोचिंग माफिया को केंद्र में ले आए, उनके वीडियो का मजाक उड़ाएं कि कैसे एक्सप्लेनर देते हैं। इन्हीं गोदी चैनलों पर यही कोचिंग वाले न्यूज रूम में स्टार गेस्ट की तरह बुलाए जाते हैं। कितने गोदी एंकरों ने इन कोचिंग वालों से कहा कि आप माफिया हैं? लोगों को निकालकर उनके वीडियो देखने चाहिए कि गोदी चैनलों के कार्यक्रमों में कॉन्क्लेव में अलक पांडे, सुपर 30 के आनंद, अवध ओझा, खान सर और विकास दिव्य कीर्ति को कितनी बार बुलाया गया और उनका स्वागत हीरो की तरह हुआ या माफिया की तरह। अचानक आप कोचिंग वालों को माफिया नहीं बना सकते। कोचिंग को लेकर अलग से बात हो सकती है, होनी भी चाहिए, लेकिन इस समय ध्यान भटकाने के लिए नहीं। इसी कोचिंग संस्थानों में कितने ही आईएएस, आईपीएस रिटायरमेंट के बाद रोजगार पाते हैं, अपना फोटो विज्ञापनों में देते हैं। क्या वो भी माफिया के यहां नौकरी करते हैं? भारत की नौकरशाही के सबसे बड़े अफसर रिटायरमेंट के बाद माफियाओं के यहां रोजगार पाते हैं। ये तो शर्म की बात है। इन कोचिंग संस्थानों का विज्ञापन तो इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू जैसे अखबारों में भी रोज छपता है। कैसा देश है? माफिया का विज्ञापन अंग्रेजी और हिंदी के सभी अखबारों में छपा चला आ रहा है, आए दिन छपता है। क्या टीवी चैनल और अखबार वाले कोचिंग का विज्ञापन छापना बंद कर देंगे? अगर वे माफिया हैं तो क्यों छापते हैं उनका विज्ञापन? क्या भारत का मीडिया माफिया को भी स्पेस बेच रहा है? यह तो कोचिंग से भी बड़ा घोटाला है। कोचिंग के कारण भारत के कॉलेज बर्बाद नहीं हुए। भारत के कॉलेजों में इतने खराब शिक्षक भर दिए गए कि मामूली विषय के लिए भी छात्रों को कोचिंग की राह पकड़नी पड़ती है। राहुल गांधी ने संसद में कई बार इसे लेकर सवाल उठाए। कभी गोदी मीडिया ने इसका विश्लेषण किया कि किस आधार पर एक एक आदमी वीसी के पद पर 30-30 साल से बैठा है? उसका क्या परफॉर्मेंस है? Chancellor after vice chancellor is placed not on merit, not on capability, not on scientific temper,
but on the fact that he belongs to a particular organization. Second capture, which helps in destroying democracy, the capture of the intelligence agencies. We have the Home Minister sitting here, the capture of the CBI, of the ED, of the Income Tax Department. And the systematic placement of bureaucrats who favor their ideology and attack the opposition and anybody who chooses to oppose the RSS. That is the second institutional capture. The third capture of the institution that directly controls the election system of our country, the Election Commission. भारत की परीक्षा व्यवस्था आज एक्सपोज नहीं हुई, आए दिन इससे जुड़ी खबरें आती रहती। बीपीएससी के 70वें दौर की प्रीलिम्स परीक्षा दिसंबर 2024 में हुई। दिसंबर 2024, अभी तक यह परीक्षा पूरी नहीं हुई। अप्रैल 2026 में इंटरव्यू हुआ, रिजल्ट नहीं आया। इस तरह भारत की जवानियां बर्बाद की जा रही हैं और भारत के जवान बिना किसी कहानी के मस्त हैं। कानपुर में बीएड की परीक्षा देने गए छात्र नाले में गिर गए। सीयूईटी की परीक्षा में पेपर लीक नहीं हुआ, मगर सर्वर में खराबी के कारण परीक्षा नहीं हो पाई। नीट यूजी सीबीएसई का हाल आपने देखा। राज्यों से लेकर केंद्र तक में परीक्षा से उसी तरह भरोसा हिल सकता है जिस तरह चुनाव प्रक्रियाओं को लेकर तरह तरह के सवाल उठने लगे हैं। मगर मोदी सरकार को इन बातों से कतई नहीं डरना चाहिए। अगर डर लगता है तो उन्हें 100 हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप की डिटेल मंगा लेनी चाहिए। मोदी सरकार इससे खुश हो जाएगी कि अभी भी वहां लोग राहुल गांधी को गाली देने में लगे हैं, जबकि उनके बच्चों का भविष्य दांव पर लगा है। वे सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे, बस व्हाट्सएप ग्रुप वालों के बच्चों ने थोड़ा समझना शुरू कर दिया है कि उनके भविष्य के साथ आईपीएल टूर्नामेंट हो चुका है। उनके ही माँ बाप घर बैठकर तमाशा देख रहे हैं और बच्चे बर्बाद किए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।